चलिए विस्तार से एक एक करके तमाम बड़ी विश्व की खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। देखिए, मध्य पूर्व की धरती पर फिर से जंग की ज्वाला भड़क उठी है। ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष लगातार जारी है और हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार की जा रही है। अब इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय और ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस 2 दिन की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा टॉप कमांडर शामिल हैं। 350 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी राजधानी यानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है ताकि इजराइल की मिसाइलों को रोका जा सके। ईरान ने भी पलटवार में 150 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दाग दी। इन हमलों में 13 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा भी किया है। इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है। अधिकारियों ने कहा है कि चालू होने में 6 घंटे पहले इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि विदेश में फंसे इजरायलियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। ईरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो वो भी हमले बंद कर देंगे। इस दौरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राजनयिक भी मौजूद थे। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि ईरान ने पहले भी बातचीत का मौका गंवाया है। अब अगर वो वार्ता चाहता है तो यूरोप के लिए खतरा ना बने। इजराइल ईरान के बीच में किस प्रकार से भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। खबर में अब बात करेंगे भारत की। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 देशों की 4 दिनों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। फिर वो कनाडा जाएंगे जहां पर G7 शिखर सम्मेलन है और क्रोएशिया भी वो जाएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। विदेश मंत्रालय की माने तो पीएम 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे बतौर अतिथि। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को वो भारत लौट आएंगे। ये उनका पूरा स्केड्यूल है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 83 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश का दौरा कर चुके हैं। वास्तव में भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। अपने इस दौरे में पीएम मोदी राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को भी वो संबोधित करेंगे। कार्यक्रम उनका तय किया गया है। आपको बता दें कि साइप्रस में 2015 तक 2,700 भारतीय रहते थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब लगभग 11,500 तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 10 सालों में 4 गुना तक बढ़ी है। साइप्रस में भारत का योग और आयुर्वेद भी बेहद लोकप्रिय है। कई भारतीय युवा वहां योगा टीचर का काम कर रहे हैं, जो पीएम मोदी के इस दौरे से खुश हैं। वास्तव में साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इजराइल के पश्चिम, मिस्र के उत्तर और तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। मिस्र से इसकी दूरी 300 किलोमीटर है। पहले यहाँ ब्रिटेन का शासन था, जो 16 अगस्त 1960 को स्वतंत्र हुआ। साइप्रस 1974 में 2 हिस्सों में बंट गया था। ग्रीस समर्थित तख्तापलट के बाद में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर कब्जा कर लिया था। तो आखिर पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा के क्या मायने हैं? क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? चलिए ये भी जान लीजिए। पीएम मोदी की इस यात्रा का पहला मकसद है IMEC कॉरिडोर में भागीदारी। आपको बता दें कि साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। अमेरिका ने भी इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में समर्थन दिया है। वहीं साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर इस साल ग्रीस इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की है। यात्रा का दूसरा और अहम कारण पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की को संदेश देना है। वास्तव में तुर्की और साइप्रस के बीच में 74 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। वो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया, जिससे साइप्रस सरकार नाराज है। तुर्की ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था, साथ दिया था, अपनी सेना भेजी थी। अब पीएम मोदी का दौरा इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरा कारण ऑपरेशन सुकून है। साइप्रस ने 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम रोल निभाया था। इंडियन नेवी ने इसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया था। इस तरह से 2011 में लीबिया गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में मदद की थी। इसे ऑपरेशन सेफ होमकमिंग नाम दिया गया था। तीसरा कारण है कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देना। साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता भी करने वाला है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है और POK से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी EU में भारत के पक्ष में बात उठाने का वादा किया है। भारत ने साइप्रस को 1960 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद मान्यता दी थी, जिससे 1962 में राजनयिक रिश्ते बने। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण UN और NSG में भारत का समर्थन है। साइप्रस भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता, NSG और IAEA संस्था के लिए खुलकर समर्थन करता आया है। भारत ने हमेशा अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर साइप्रस की संप्रभुता और तुर्की के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के पुनर्मिलन का समर्थन किया है। The external relations is always guided by the vision and policies of the government of India, and for me here I am trying to progress the economic agenda between India-Cyprus economic corridor. See, we have the policy of to become Viksit Bharat by 2047, and this country has a vision to become, they have a vision 2035. So there is a synergy there. So we have to see how we can use each other strengths and work together to achieve those. I think Cyprus' advantage is that it can play as a gateway to the European Union as well as the larger region around it, Middle East, North Africa. And similarly, Cyprus also understands that it has to work with India, and this is quite evident that they are reaching out to India and to have better relations, more focused on economic issues. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साइप्रस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से आयुर्वेद और योगा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आगे लोगों को अवेयर करेंगे कि हमें आयुर्वेद और योगा से कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब से हमें न्यूज मिली है दैट प्रधानमंत्री जी इज विजिटिंग द आइलैंड ऑफ साइप्रस, हम सब बहुत खुश हैं। Thank you so much, Prime Minister ji, to come to Cyprus and paying your visit to Cyprus. And more or less, आपसे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी on behalf of all over yoga teachers and all over Ayurveda practitioners, that जिस तरह से आपने आयुर्वेदा और योगा को प्रमोट किया है, उस तरीके से पूरी दुनिया में अगर योगा जाना चाहता है तो सिर्फ आपकी वजह से जाना चाहता है। आयुर्वेदा जो कि एक बहुत ही हेरिटेज नॉलेज है, हम उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। तो साइप्रस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पहले इंदिरा जी गई थी, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, और अब प्रधानमंत्री मोदी भी साइप्रस के दौरे पर हैं। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है वो हमने आपको बताया। खबरें इस बुलेटिन में कई और भी हैं जो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका के मिनेसोटा से एक चौंका देने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जो अब हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देखिए, इस खबर ने सिर्फ वहां की राजनीति नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक नेताओं पर उनके घरों में घुसकर गोलीबारी कर दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन और उनके पति मार्क की गोली लगने से मौत हुई। दूसरी वारदात में डेमोक्रेटिक स्टेट सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी इवेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है शायद उनकी जान बचा पाएं। ये दोनों हमले राजनीति से प्रेरित नजर आते हैं। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मेलिसा एक शानदार जनसेवक थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये हमला लोकतंत्र पर हमला है। पुलिस के मुताबिक हमलावर अब भी फरार है। वो खुद को पुलिसकर्मी की वर्दी में छिपा रहा है। उसने असली पुलिस की तरह जैकेट, बैज और टेजर कैरी कर रखा था। ये नहीं, हमलावर जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था वह भी पुलिस की स्क्वाड एसयूवी जैसी दिख रही थी। पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि संदिग्ध की गाड़ी से एक लिस्ट बरामद हुई है, जिसमें मेलिसा हार्टमैन, जॉन हॉफमैन समेत कई अन्य सांसदों के नाम थे। इससे अंदेशा है कि यह हमलावर इन नेताओं को एक एक करके निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से लिस्ट में शामिल सभी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। खासकर ब्रुकलिन पार्क इलाके में लोगों से कहा है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई पुलिस की वर्दी में उसके दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा ना खोले। पुलिस ने अपील की है कि अब तक 2 पुलिस अधिकारी एक साथ ना आए, तब तक कोई गेट ना खोले। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमला अमेरिकी लोकतंत्र और नेताओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। दुबई के मरीना इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। मरीना पिनिकल नाम की 67 मंजिला ऊंची इमारत में एकदम से भीषण आग लग गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत लपटों से घिर गई। देखते देखते आग नीचे ऊपर तक हर जगह फैलने लगी। इमारत से घना काला धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसने इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। घटना की सूचना मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया ताकि किसी तरह का और बड़ा नुकसान ना हो। दुबई सिविल डिफेंस ने तेज कार्रवाई करते हुए करीब 3800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर काबू पाने में दमकल टीमों को करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर डटी रही। इस भीषण हादसे में किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। दुबई सिविल डिफेंस और इमरजेंसी सर्विसेज की तेजी से उठाए गए कदमों की हर तरफ तारीफ हो रही है। बिल्डिंग की कूलिंग और सुरक्षा जाँच का काम जारी है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीमें मौके पर पहुंची हैं और यह जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर इतनी ऊंची इमारत में आग लगी तो लगी कैसे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आशंका जताई जा रही, लेकिन अधिकारी इसकी पुष्टि होने से सभी पहलुओं पर उससे पहले गौर कर रहे हैं। दुबई मरीना पिनिकल बिल्डिंग में इस तरह की घटना से सुरक्षा मानकों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। खास बात यह है कि दुबई मरीना जैसे पॉश इलाके में जहां हर इमारत में आधुनिक अग्निशमन प्रणाली लागू होती है, इतनी बड़ी आग वहां कैसे फैली, ये बड़ा सवाल है। घटना के बाद दुबई प्रशासन ने सभी ऊंची इमारतों में फायर एक्सटिंग्विशर व्यवस्था का रिव्यू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बिल्डिंग रेजिडेंट और आसपास रहने वालों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। दुबई पुलिस और सिविल डिफेंस की ओर से यह भी कहा गया है कि जिस तरह से बचाव कार्य को अंजाम दिया गया वो इस बात का उदाहरण है कि दुबई की इमरजेंसी सेवाएं किसी भी संकट का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। देशवासियों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। भारत की वायुसेना को अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की ताकत मिलने की उम्मीद तेज हो गई है और वो भी भारत में बने हुए। जी हाँ, रूस ने अपने अत्याधुनिक Su-57E फाइटर जेट को भारत को देने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण की सुविधा भी शामिल है। जी हाँ, ये वही Su-57 है जिसे रूस ने अपने सबसे गोपनीय और उन्नत स्टेल्थ प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है।
अब ये विमान भारत के लिए न केवल एक सामरिक ताकत बन सकता है, बल्कि यह भारत के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से और ज़्यादा सशक्त बना सकता है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि भारत यानी रूस भारत को इस विमान की पूरी तकनीक साझा करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भारत खुद अपने यहां इसका निर्माण कर पाएगा। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही देश का पैसा विदेशी कंपनियों को नहीं बल्कि देश के युवाओं और वैज्ञानिकों को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये डील सफल होती है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं यानी 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स होंगे। यह चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भी होगा, कड़ा संदेश भी। भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदारी नहीं बल्कि रक्षा निर्माता बन रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर बनेगा। यानी ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उड़ान के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इंटरनेशनल टॉप 10।